हाय गाइस, दिस इज मनीष खटाना। और जो हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस वगैरह को पढ़ा था। तो आज हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे, ओथ, कंडीशन, इम्पीचमेंट, टर्म, वैकेंसी, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कौन कंटेस्ट कर सकता है, कैंडिडेट कौन हो सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आपको एक इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर यह है कि कोई भी आपका मतलब कि फॉरेनर जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर सकता, भले वो फ्रेंडली कंट्री का है या फ्रेंडली कंट्री का नहीं है। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी एज एटलीस्ट 35 ईयर्स की होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन यहां पर यह है कि जो लोकसभा है उसके एमपी बनने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, मतलब कि एमपी के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। ये तीन क्वालिफिकेशन हो गई। और एक क्वालिफिकेशन है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार के तहत, राज्य सरकार के तहत, किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर या बाकी अदर अथॉरिटीज के अंदर कोई भी आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इसमें भी एक मतलब कि एक्सेप्शन जैसे हर जगह होते हैं, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आते। इसका मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है, री इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल है। यही सबको समझ में आ गया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ओके, ठीक है। और हाँ, यहां पर फिर क्वालिफिकेशन यहां पर यह भी है कि जब आप नामांकन भरने के लिए जाओगे तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। एंड वो जो अमाउंट होगा 15,000 का होगा, और वो जो अमाउंट है आरबीआई उसे जब्त कर लेगा, आपको वापस रिफंड नहीं करेगा अगर आपको टोटल जो वोट्स मिली है उसमें से 1/6 से कम वोट्स मिली। तो 1/6 से अगर ज्यादा वोट्स आपको मिलेंगी तो वो अमाउंट आपको रिफंड करा जाएगा, अदरवाइज जो आरबीआई उस अमाउंट को फोरफिट कर लेगा, अपने पास रख लेगा उस 15,000 रुपए के अमाउंट को। और जब नामांकन भरने जाओगे तो जो 50 वोटर्स हैं वो आपके नॉमिनेशन पेपर में साइन करें एज अ प्रपोजर और 50 साइन करें एज अ सेकेंडर, ठीक है। और 1997 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे उस समय प्रपोजर सेकेंडर ही बहुत कम थे। बस 10 प्रपोजर लगते थे, 10 सेकेंडर लगते थे, और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बस आपका 2,500 रुपीज का था, उससे ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं था। लेकिन इस चीज को फिर बाद में बढ़ा दिया गया। वो इसीलिए बढ़ाया गया जैसे कि नॉन सीरियस जो कैंडिडेट्स हैं जिनका मतलब कि हल्का सा भी चांस नहीं जीतने का, वो भी खड़े हो रहे हैं, तो उन्हें रोका जा सके नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को कि आप मत खड़े हो। इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ाया, प्रपोजल को बढ़ाया, सेकेंडर को बढ़ाया। लेकिन आप ये कहोगे 50 प्रपोजर्स कौन है, 50 सेकेंडर्स कौन है? क्या नॉमिनेशन पेपर में हम जैसे मतलब कि नॉर्मल जो भारत के नागरिक हैं क्या वो भी मतलब कि उसके नॉमिनेशन पेपर में 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर का साइन कर सकते हैं, या वो अपने यारी रिश्तेदारी से साइन करवा के ले आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे बोल दिया ना 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर का नॉमिनेशन पेपर साइन कौन करेगा? इलेक्टर्स, वोटर्स। और उसके इलेक्शन में इलेक्टर्स वोटर्स कौन है? इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स। दोबारा से रिवीजन उसी का करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट का, उसमें कौन कौन होता है आपको पता होगा बिल्कुल से। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज होते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड एमपीज नहीं होते। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितनी भी ऑल ओवर इंडिया की हैं, इंक्लूडिंग द दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, नॉमिनेटेड इनके भी नहीं आएंगे। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों नहीं आएंगे। तो जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, जो मैंने आपको बताया, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड एमएलएज, दिल्ली के इलेक्टेड एमएलएज, पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलएज, ये जितने भी हैं ये उसका इलेक्टोरल कॉलेज है। इसमें से उसे चाहिए 50 एज अ प्रपोजर और 50 एज अ सेकेंडर। ये था। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की ओथ और अफर्मेशन के बारे में। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को मान लो कि आप जीत चुके हो, लेकिन अब आप ऑफिस में नहीं घुस सकते प्रेसिडेंट के ऑफिस में। यू कैन नॉट एंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विदाउट टेकिंग ओथ और अफर्मेशन। सबसे बड़ा सवाल यह आएगा कि आखिरकार राष्ट्रपति को ओथ या अफर्मेशन दिलाएगा कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा। अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट आपका जज जो है वो दिलाएगा। और ओथ जो राष्ट्रपति की होती है उसमें राष्ट्रपति किस कौन कौन सी ओथ लेता है? एक तो उसमें ओथ लेता है वो टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दी जाएगी, लॉ को प्रोटेक्ट करेगा। ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर और डिफेंडर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। डिफेंडर जो लैंड रोवर की कार है उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के बारे में यहाँ पर बात आपकी हो रही है। ऑफिस को फेथफुली एग्जीक्यूट करूंगा, ये भी एक ओथ होती है। टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस का मतलब ऑफिस की ड्यूटीज को मैं अच्छी तरह से करूंगा। एक ओथ होती है टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, कि भारत के जो लोग हैं उनको एक अच्छी सर्विस में दूंगा। ये जो है ओथ होती है। ये ओथ आपके टिप्स पे होनी चाहिए। कई एग्जाम्स में ओथ भी पूछ ली जाती है कि किसकी ओथ, आप ये बताइए।
और कोई भी और बंदा जो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा है, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा है, उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा है, वो भले वाइस प्रेसिडेंट हो, भले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का सीएम मोस्ट जज हो, उसे ये ओथ लेनी ही पड़ेगी ऑफिस में घुसने से पहले। ठीक है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वी विल टॉक अबाउट दीज कंडीशंस आल्सो। कौन कौन सी कंडीशंस है? देखो, सबसे पहले यहां पर क्या बोला गया है किताब के अंदर? किताब के अंदर बोला गया है ही और शी शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, ही और शी इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज और हर सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही और शी एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट। यहां पर यही बोला गया कि अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आप, मतलब कि इंडिया में ड्यूअल मेंबरशिप है ही नहीं। ये नहीं कि आप प्रेसिडेंट के साथ साथ लोकसभा के एमपी हो जाओगे, राज्यसभा के एमपी हो जाओगे, कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि आप लोकसभा राज्यसभा से एमपी नहीं हो सकते, आप किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलए नहीं हो सकते अगर आप प्रेसिडेंट हो तो। और अगर कोई भी ऐसा बंदा मतलब कि प्रेसिडेंट बन गया है तो जिस दिन प्रेसिडेंट के ऑफिस में मतलब कि जाएगा, ठीक है, जिस दिन वो प्रेसिडेंट की तरह मान लो कि विनर हो गया, इलेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसी दिन से क्या होगा, उसका वो वाला ऑफिस वैकेट हो जाता है जो उसके पास पहले था, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था लोकसभा का, चाहे उनकी राज्यसभा का, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का। वो उसी दिन वहां पे जो उसकी सीट है वो उसमें एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी और उसके फिर बाई इलेक्शन होंगे, जो भी होगा वो हम बाद में डेप्थ में जब पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये, आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो हम पहले क्वालिफिकेशन से पढ़ चुके हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटीज या किसी भी अदर अथॉरिटी के तहत आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स नहीं आते हैं, इसका मतलब कि ये लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं। ओके। एक कंडीशन यहां पर ये है कि आपको आपका जो ऑफिशियल जो मतलब कि घर मिलेगा, जिसको हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, वहां पे बिना मतलब कि रेंट पे करे रह सकते हो, ये भी कंडीशन है। ठीक है। और फिर इसमें यहां पर ये बोला गया है एक कंडीशन में कि प्रेसिडेंट की इमोल्यूमेंट्स, मतलब सैलरी वगैरह जो होगी, प्रिविलेजेस होंगे, अलाउंसेस होंगे, वो उतने होंगे जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। और जब तक पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करता वो 7 शेड्यूल के हिसाब से होंगे। क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स को पढ़ोगे, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हमारे जो शेड्यूल्स हैं उनको पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेकंड शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल में बिल्कुल सी ये बातचीत करी गई है अलाउंसेस के बारे में, इमोल्यूमेंट्स के बारे में, प्रिविलेजेस के बारे में। किस किस के? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, देन सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, कैग, कंट्रोलर ऑर्डर ऑफ इंडिया। तो इनके अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स के बारे में बातचीत यहां पर करी गई है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन सेकंड शेड्यूल में राष्ट्रपति का भी एक नाम आता है, भारत के राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का नाम आता है कि बोला गया है, कंडीशन से बोला गया है कि जो भी कुछ है पार्लियामेंट बताएगा, कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, कितने प्रिविलेजेस होंगे, क्या इम्यूनिटीज होंगी, क्या अलाउंसेस होंगे, पार्लियामेंट। लेकिन जब तक पार्लियामेंट नहीं बताएगा, जब तक सेकंड शेड्यूल के हिसाब से होगा। लेकिन पार्लियामेंट ने बताया भी है, ऐसी बात नहीं पार्लियामेंट ने बताया नहीं है। उसके लिए उसने प्रेसिडेंट्स इन्वॉल्वमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951 तुरंत बना भी दिया था, वो टाइम टू टाइम अमेंड किया गया, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और जो प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट्स वगैरह, एक बार प्रेसिडेंट ऑफिस में घुस गया तो आप उसे फिर मतलब कम नहीं कर सकते, आप उसे डिमिनिश नहीं कर सकते, वो उतने ही रहेंगे। ओके। और मैं आपको बता देना चाहता हूं 2018 में जो पार्लियामेंट है उसने प्रेसिडेंट की सैलरी बढ़ाई थी। पहले 1.5 लाख रुपए पर महीने थी, फिर बढ़ा के मतलब 5 लाख रुपए पर महीने कर दी गई। ओके। एंड 2008 में उसकी पेंशन बढ़ाई गई थी। पहले उनकी जो प्रेसिडेंट था उसकी पेंशन आपको 3 लाख रुपए पर महीने नहीं थी, पर एनम थी, एक साल की थी। लेकिन अब कर दी गई है, उसकी जो सैलरी होगी उसका 50% उसे पर मंथ बिल्कुल से पेंशन मिलेगी। तो 50% ऑफ हिज सैलरी आपको पर मंथ अब पेंशन ही कर दी गई है। और अगर आप पहले प्रेसिडेंट रह चुके हो, ठीक है, कोई भी मतलब कि प्रेसिडेंट जो कि एक बार रहकर चला गया, 2 बार रहकर चला गया, फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है उनको और क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी? पार्लियामेंट ने बोला उनको मतलब कि मिलेगा भाई अच्छा, उनको रेजिडेंस मिलेगा, फोन की फैसिलिटीज मिलेगी, गाड़ी की मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज मिलेगी, स्टाफ मिलेगा, ऑफिस के एक्सपेंसेस मिलेंगे बिल्कुल सही है। और साल में 1 लाख रुपए के ऑफिस एक्सपेंस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस उनको मिलेंगे, 1 लाख रुपए तक के ऑफिस एक्सपेंसेस उनको मिलेंगे। और अगर कोई प्रेसिडेंट है वो मर गया है, उसकी जो स्पाउस है, मतलब कि अगर मेल था तो फीमेल, या फीमेल प्रेसिडेंट थी तो उसका जो स्पाउस है वो मेल होगा, तो जो स्पाउस है उसको भी फैमिली पेंशन मिलेगी। जो प्रेसिडेंट को मिल रही थी पेंशन उसका 50% मिलेगी, सैलरी का 50%, पेंशन का 50% मिलेगी इनको। ओके। और बाकी और फैसिलिटीज तो होंगी, जैसे कि फर्निश्ड रेसिडेंस, फोन फैसिलिटीज, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज, सेक्रेटरियल स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंस। लेकिन यहां पर के लोगों को 20,000 रुपए तक दिए जाएंगे, 20,000 तक दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए तक नहीं दिए जाएंगे। ये चीजें हैं।
प्रेसिडेंट को और भी काफी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मिलती है, जैसे कि जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में है कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ स्टार्ट नहीं हो सकती, पर्सनल कैपेसिटी में उसने जो काम कर रखे हैं उनके लिए भी स्टार्ट नहीं हो सकती, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो स्टार्ट ही नहीं होंगी। बुक में लिखा भी हुआ है, ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस ही और शी इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। इसका मतलब कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जेल में उसको नहीं डाला जाएगा। सिविल प्रोसीडिंग्स अगर आपको स्टार्ट करनी है, उसने पर्सनली कुछ काम कर रखा है, उसके लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन 2 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हो 2 महीने बाद सिविल प्रोसीडिंग्स को। और ऑफिशियल कैपेसिटी में उसने जो भी कुछ काम किया है अपने मतलब कि ऑफिशियली उसने कोई भी काम किया है, तो वहां पर तो उसे कंप्लीट मतलब कि इम्यूनिटी मिलती ही मिलती है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ऐसा नहीं है कि आप उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप चैलेंज तो कर सकते हो कोर्ट्स में जाके, ऐसी बात नहीं है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन वो इम्यून है, उसे किसी को जवाब नहीं देना, किसी कोर्ट को वो आंसरेबल नहीं है। जो गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट बिल्कुल जी, वो उसको बचाएगी, वो उसे सेव करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की एडवाइस पे ये काम करता है, तो गवर्नमेंट ही उसे सेव करेगी। फिर ये हो गया। अब हम बात करेंगे टर्म, इंपीचमेंट और वैकेंसी के बारे में। टर्म, प्रेसिडेंट का जो नॉर्मल टर्म होता है एक ऑफिस का वो 5 ईयर्स होता है। बुक में लिखा भी हुआ है, द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। जिस दिन वो पहले दिन ऑफिस में गया जब से लेके बिल्कुल 5 साल तक, 5 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी एंटर्स अपॉन हिज और ऑफिस। लेकिन वो रिजाइन कर सकता है किसी भी समय में, आपको बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट को लिखकर। हाउएवर ही और शी कैन रिजाइन फ्रॉम हिज और ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, उसे लोकसभा के स्पीकर को बताना होगा प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के बारे में कि उसने मेरे को रेजिग्नेशन लेटर दिया है, उसने रिजाइन कर दिया है, उसे बताना होगा उपराष्ट्रपति को, किसको, लोकसभा के स्पीकर को। लेकिन उसे रिमूव भी हम कभी भी कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल सी। प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट का मतलब कि प्रोसीजर फॉलो करके उसे रिमूव कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के ग्राउंड पर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फर्दर ही और शी कैन आल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज और टर्म, उसके टर्म को कंप्लीट होने से पहले से रिमूव हम लोग कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। इंपीचमेंट के प्रोसेस से, इंपीचमेंट क्यों होता है, किस ग्राउंड पर होता है, अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपीचमेंट होता है। जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल से ज्यादा भी ऑफिस को होल्ड करता है, अगर उसका अभी वैसे तो अगर वो 5 साल से ज्यादा ऑफिस को होल्ड नहीं करता, 5 साल तक करता है, क्योंकि जब उसका टर्म खत्म हो रहा है, एक्सपायरी हो रही है, और हमें पता है कि उसकी टर्म की एक्सपायरी होती है, वो एक्सपेक्टेड इवेंट है, हमें पता है कि इस डेट को उसका टर्म खत्म होगा, उससे पहले इलेक्शन कर लेते हैं, तो जिस दिन उसका टर्म खत्म होगा अगले दिन से मतलब कि नया प्रेसिडेंट ऑफिस में आ जाएगा। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इलेक्शंस में डिले हो गया तो हम इसी को बोल देते हैं कि आप मतलब थोड़ा कंटिन्यू करो, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, इसी को बोल देंगे। तो इसलिए इस सिचुएशन में 5 साल से ज्यादा भी ऑफिस में रहता है, वही बुक में लिखा हुआ है आपकी। द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज और टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज और सक्सेसर एज्यूम्स चार्ज। वही चीज लिखी है। री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, तो भाई मैंने पहले ये तो चीज बता दी ना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं आता है। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन में दोबारा से खड़ा हो सकता है, तो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है n नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार चाहो उतनी बार। जबकि ये चीज अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है केवल 2 बार एक बंदा राष्ट्रपति रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता, ओनली एंड ओनली 2 times। हाउएवर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस, 2 बार से ज्यादा इलेक्ट नहीं हो सकता वो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंपीचमेंट के बारे में। अब मैं इंपीचमेंट के बारे में आपसे बात करूं तो ये पूरा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सकूं और आपको समझ में आए, जल्दी से जल्दी समझ में आए, ज्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एम लक्ष्मीकांत में लाइन लिखी है। इस लाइन का मतलब यहां पर यही है कि उसके टर्म को खत्म होने से पहले, प्रेसिडेंट के टेन्योर खत्म होने से पहले आप उसे रिमूव कर सकते हो, इंपीचमेंट के प्रोसीजर से रिमूव करोगे, इंपीचमेंट के प्रोसीजर से उसको रिमूव करोगे। ठीक, लेकिन इंपीचमेंट किस ग्राउंड पर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में खुद बताया गया, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप इंपीच करोगे। लेकिन सबसे मजे की बात तो यहां पर यह कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद डिफाइन नहीं किया कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, वायलेशन का मतलब क्या है। तो इसका n नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशन निकलती है कि वायलेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद डिफाइन कुछ नहीं किया कि वायलेशन क्या है। वही अगली लाइन है, हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बात आती है कि इंपीचमेंट स्टार्ट कहां पर होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इंपीचमेंट स्टार्ट हो सकता है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा में आप स्टार्ट कर दो, लोअर हाउस में, अपर हाउस राज्यसभा में स्टार्ट कर दो, कहीं पर भी स्टार्ट कर दो। जब आप इंपीचमेंट कहीं पर स्टार्ट करोगे तो होगा क्या कि उस हाउस के जो मेंबर्स होंगे वो उसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, चार्जेस लगाएंगे
कि इसने ये किया और इन सब चीजों को वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो पूरे चार्जेस वगैरह लगाएंगे और एक रेजोल्यूशन तैयार करेंगे, वो उसमें पूरा चार्जेस वगैरह फ्रेम कर देंगे वो, ठीक है। लेकिन अब ये जो भी मतलब कि उन्होंने चार्जेस लगाए हैं, जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, फॉर्मल इसका स्टार्ट कब होगा, मतलब इसके ऊपर वोटिंग वगैरह कब होगी, इसके ऊपर वोटिंग बाद में होगी। पहले 14 डेज का हमें प्रायर नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब हमने इम्पीचमेंट के मतलब कि चार्जेस वगैरह लगा दिए, उन लोगों ने सब कुछ कर दिया, लेकिन जिस भी हाउस में चार्जेस को आपने फ्रेम किया है, जिस हाउस में, उस हाउस के कम से कम 1/4 मेंबर्स जो हैं वहां पे साइन करेंगे उन चार्जेस के ऊपर कि हाँ हम एग्री करते हैं कि ये चार्जेस के ऊपर लगे। वही यहां पर बोला गया है, आप देखो, द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स साइन करेंगे, बिल्कुल सी जिस हाउस ने चार्जेस को मतलब कि फ्रेम किया उस हाउस के 1/4 मेंबर साइन करेंगे। उन्होंने साइन कर दिया, ठीक है, लेकिन साइन करने के बाद हम लोग डायरेक्टली इस मतलब कि जो रेजोल्यूशन होगा इसके ऊपर वोटिंग नहीं हो जाएगी बिल्कुल सी उस हाउस के अंदर। अब वोटिंग बाद में होगी, पहले 14 डेज का प्रायर नोटिस जाएगा आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब जब 14 डेज का टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद इसके ऊपर क्या होगी, वोटिंग होगी। जिस हाउस ने चार्जेस को फ्रेम किया था उसी हाउस में इसके ऊपर वोटिंग होगी, और अगर वो हाउस इसको पास कर देता है, इन चार्जेस को मतलब कि पास कर देता है टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजोरिटी से, ये भी स्पेशल मेजोरिटी होती है, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी में, टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजोरिटी से, तो ये जो भी मतलब कि आपका रेजोल्यूशन था ये आपका कहां पर जाएगा, सेकंड हाउस में जाएगा। और सेकंड हाउस को फिर हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, क्योंकि वो इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। अब वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा हमें नहीं पता, वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या सेलेक्ट कमिटी बनाएगा, कुछ भी वो कर सकता है जो सेकंड हाउस है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि उसे यही प्रोसीजर फॉलो करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, यही करना है। सेकंड हाउस बस आप इतना याद रखिए कि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह होगा, काम जो करेगा वो, और वो इन चार्जेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि ये चार्जेस सही भी हैं या नहीं, और उसने अगर पाया कि ये चार्जेस सही हैं और अगर उसने भी इंपीचमेंट के रेजोल्यूशन को पास कर दिया टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजोरिटी से, तो हम ये मानेंगे कि उस रेजोल्यूशन को दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, और जब दोनों हाउसेस ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट आपका रिमूव हो जाएगा, इंपीचमेंट का प्रोसीजर वहीं पर आपका खत्म हो जाता है, ठीक है, ओके। इंपीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। और इंपीचमेंट के प्रोसीजर से रिलेटेड 2-3 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली तो इंटरेस्टिंग जो बात है वो यहां पर ये है कि आप जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था उस समय का इलेक्टोरल कॉलेज आप देखो, उस समय के इलेक्टोरल कॉलेज में आपने देखा होगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लोकसभा और राज्यसभा के पास इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इंपीचमेंट में बिल्कुल सी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड प्लस में नॉमिनेटेड। तो जिन नॉमिनेटेड मेंबर्स को हम लोगों ने वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे इलेक्शन के समय, अब उन्हें इंपीचमेंट में बुला रहे हैं, वो इंपीचमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो ये है इंपीचमेंट में और इलेक्शन में डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस यहां पर ये है कि जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली, पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली और जितने भी स्टेट्स थे उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शन में, अब उनसे हमने पूछा ही नहीं इंपीचमेंट में। तो एक ये थोड़ा सा डिफरेंस है इलेक्शन में और इंपीचमेंट में। और आज तक मैं आपको बताऊं एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको बताऊं, ये प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत टिपिकल है और प्रेसिडेंट को निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और यही कारण है कि आज तक कोई प्रेसिडेंट इंपीच नहीं हुआ। प्रोसीडिंग्स तो एक आध बार स्टार्ट हुई है, 2 बार शायद से 3 बार स्टार्ट भी हुई है, ऐसी बात नहीं है स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्ट हुई है, लेकिन कोई निकल ही नहीं पाया, क्योंकि मेजोरिटी आप देखो ना, टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, तो वो इसलिए कोई आज तक निकल नहीं पाया। और एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता दूं, टिल डेट ओनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैज सर्व्ड 2 टर्म्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के मतलब कि स्वतंत्र भारत के अगर हम बोलें तो प्रथम राष्ट्रपति बने, और उन्होंने ही बस 2 टर्म करे, बाकी किसी भी राष्ट्रपति ने 2 टर्म इंडिया में भी नहीं करे। आपको ये चीज समझनी होगी एक तो। अब हम बात करेंगे कुछ जो प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी वगैरह है उसके बारे में। बाकी मैं देख लेता हूं, जो मैंने कुछ नोट्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं, मैंने उनसे कुछ छोड़ तो नहीं दिया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कवर कर चुका हूं मैं, और सेकेंड शेड्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्रेसिडेंट इमॉल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951 जो बना था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्रोटेक्टर डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बता दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 62 में पूरा बता रखा है कि वैकेंसी अगर होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में कैसे कैसे वो फिल करनी है, कब कब इलेक्शंस करने हैं। वैकेंसी प्रेसिडेंट के ऑफिस में देखो वैकेंसी कब कब होती होगी। सबसे पहली बात तो अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में डेथ कर गया तो उसके ऑफिस में वैकेंसी होगी। अगर उसको रिमूव कर दिया इंपीचमेंट के प्रोसीजर को फॉलो करके आपने, तो भी उसके ऑफिस में वैकेंसी हो जाएगी। डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन, अगर उसने रिजाइन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट को लेकर तो भी उसके ऑफिस में बिल्कुल वैकेंसी आपकी हो गई होगी। डेथ
रिमूवल, रेजिग्नेशन, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके इलेक्शन को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया, या वो डिस्क्वालीफाइड हो गया प्रेसिडेंट की पोस्ट को पोस्ट के लिए, तो एक तरह से वैकेंसी हो गई, या उसका टर्म अगर एक्सपायर हो गया है तो भी तो उसकी ऑफिस में वैकेंसी हो गई। अगर नया बंदा मतलब कि आपने इलेक्ट करके पहले से नहीं उठा रखा और वो नहीं आया तो भी वैकेंसी हो जाएगी। और इस वाले को भी आपने कंटिन्यू करने के लिए नहीं बोला, नए इलेक्शन आपने करे नहीं, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज्यूम तो कर ही सकते हो ना, ये भी है, तो वैकेंसी तो है ही। तो यही कुछ चीजें हैं जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जब वैकेंसी होने वाली है, प्रेसिडेंट का टर्म क्योंकि कंप्लीट हो रहा है, तो आप इस बात को यहां पर समझो कि ये चीज एक्सपेक्टेड है, ये एक अनफोर्सीन इवेंट नहीं है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं है। सबको अनएक्सपेक्टेड इवेंट तो बिल्कुल नहीं है, सबको ये चीज पता है कि अब जो प्रेसिडेंट है उसका टर्म खत्म हो रहा है। जो भी इलेक्शन बॉडीज हैं जो इलेक्शन वगैरह करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको पता है कि इस डेट को खत्म हो जाएगा, तो वो क्या करती है, यूजुअली नए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को उसके टर्म को एक्सपायर होने से पहले ही कर लेती है, जिससे कि मतलब कि ऑफिस में कोई भी इंटररेग्नम ना रहे। ठीक है, जिससे कि ये बंदा चला जाए और फिर बाद में इलेक्शंस करें फिर कोई ना रहे, तो ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रावधान ये है कि इलेक्शंस पहले हो जाते हैं। अगर इलेक्शंस पहले नहीं भी हो पाए तो फिर क्या करेंगे, इसी बंदे से बोल देते हैं जो प्रेसिडेंट की तरह मतलब कि ऑफिस को छोड़ के जाने वाला है, कि आप मतलब कि अभी इलेक्शंस नहीं हो पाए, आप ऑफिस में कंटिन्यू रहो जब तक कि आपका सक्सेसर ऑफिस में नहीं आता, जिससे कि इंटररेग्नम ना हो, जिससे कि मतलब कि यहां पर यहां तक प्रेसिडेंट था, फिर यहां से प्रेसिडेंट होगा, बीच में इलेक्शन वाला टाइम पीरियड ऐसे रह गया, तो ऑफिस में मतलब कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, इंटररेग्नम ना हो, इसलिए मतलब कि हम इसी को रखते हैं। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करता प्रेसिडेंट की तरह, उसे मौका नहीं मिलता है। वही चीजें यहाँ पर बोली गई, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एम लक्ष्मीकांत में क्या बोला गया है, when the vacancy is going to be caused by the expiration of the term of the sitting president, जब वैकेंसी होने वाली है, सिटिंग प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर हो रहा है, इसलिए इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड, तो जो इलेक्शन होगा वैकेंसी को फिल करने के लिए, ठीक है, पहले ही हो जाएगा, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। मैंने क्या बोला था, पहले ही हो जाता है यूजुअली, और हमेशा होता है। लेकिन इन केस मतलब कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो कि नहीं हो पाया इलेक्शन, भाई कोई भी सिचुएशन बन सकती है, कोई भी इमरजेंसी बन सकती है, नहीं हो पाया, इन केस ऑफ एनी डिले इन कंडक्टिंग द इलेक्शन, कोई भी अगर डिले हुआ है ऑफ न्यू प्रेसिडेंट बाय एनी रीजन, किसी भी कारणवश हुआ है, द ऑनगोइंग प्रेसिडेंट, तो जो मतलब कि आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट है, जो मतलब कि प्रेसिडेंट बाहर निकलने वाला ऑफिस है, जो मतलब कि रिटायर आपके होने वाला है, वही ऑफिस को होल्ड करता है मतलब कि 5 इयर्स के बाद भी, जब तक सक्सेसर नहीं आता, जब तक वो चार्ज नहीं लेता। और ये इसीलिए है, और तो यहां पर अगर वही ऑफिस को होल्ड करेगा तो आप एक चीज समझ रहे हो कि वाइस प्रेसिडेंट को मौका नहीं मिल रहा उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, उसकी तरह एक्ट करने के लिए, उसे मौका ही नहीं मिल रहा। ये चीज थी, और उसी प्रेसिडेंट को कंटिन्यू क्यों किया है, वही जिससे कि ऑफिस में कंटिन्यूटी बनी रहे, इंटररेग्नम ना हो। तो यहां पे जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन अगर ऑफिस जो प्रेसिडेंट का है वो वैकेंट होता है, डेथ की वजह से, रिमूवल की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, ये बाकी किसी कारण, क्योंकि इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और भी एन नंबर ऑफ कारण है, जैसे कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया है ना, इन सब कारणों की वजह से, तो ये सारी की सारी वैकेंसी आप देखो स्पॉन्टेनियस है, अचानक से बन जाती है। ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से कि इस डेट को ही ये बनेगी, तो हमने पहले सिलेक्शन करके रखा है उस डेट के लिए। स्पॉन्टेनियस है, अचानक से बन जाएंगी, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनफोर्सीन इवेंट्स हैं, कभी भी हो सकते हैं, आप इनके लिए तैयार नहीं हो। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि इलेक्शन आपको करना है एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी इलेक्शन करना है, और 6 महीने के अंदर अंदर तो कर ही लेना है, 6 महीने के अंदर, इसका मतलब 6 महीने के बाद नहीं करना, 6 महीने के अंदर अंदर कर लेना है। तो ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, जब तक आप इलेक्शन वगैरह नहीं करोगे, जब तक मतलब कि नहीं आता ऑफिस में कोई प्रेसिडेंट, तो यहां पे वाइस प्रेसिडेंट को मौका मिलता है एज अ प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने के लिए। ये चीज थी मेन जो आपको बताना चाहता था, वही आप समझो बिल्कुल, ठीक है। इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, इन कारणों की वजह से अगर ऑफिस में वैकेंसी हो रही है, देन इलेक्शन टू फिल वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स। मैंने क्या बोला, एज सून एज पॉसिबल, और 6 महीने के अंदर कर देना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर आपका हो जाएगा जिस वैकेंसी हुई है। और अब जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, अब आप ये मत समझना कि जो डेथ कर गया, जो रिमूव कर दिया गया, जो रिजाइन कर गया, उसके मतलब कि बचा हुआ टाइम पीरियड पे सब ये प्रेसिडेंट जो नया आया है बिल्कुल सिर्फ उस टाइम पीरियड तक रहेगा, नहीं, ये पूरा उनकी फुल फ्लेज का 5 इयर्स का टर्म ही पूरा करेगा, भले उसका टर्म कितना भी आया था। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 इयर्स, जिस दिन ऑफिस में घुसेगा जब से लेकर 5 साल तक वो ऑफिस में रहेगा। ये चीज आपको समझनी होगी। लेकिन जब तक इलेक्शंस नहीं हुए, वो ऑफिस में नहीं आया, जब तक वाइस प्रेसिडेंट को मौका मिल जाता है, वही तो when a vacancy occurs in office of the president due to his or her रेजिग्नेशन कारण, रिमूवल कारण, डेथ के कारण, या बाकी किसी कारण, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है प्रेसिडेंट की तरह। मैं वही आपको बता रहा था, ओके। और जब मतलब कि प्रेसिडेंट अपने ऑफिस की ड्यूटीज को नहीं कर पाता है क्योंकि वो एब्सेंट है, अब वो एब्सेंट किसी भी कारण वजह हो सकता है, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर पाता क्योंकि बीमार है, या कोई भी कारण हो सकता है, तो भी वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट के सारे काम करता है, लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करता, उसके फंक्शंस को बस डिस्चार्ज करता है। फर्दर
व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज, वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एब्सेंट है। एब्सेंट क्यों है? इलनेस के कारण, किसी और कारण, तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा। और जब भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है या उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि उसे जो भी इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, इम्यूनिटीज मिलती है, सारी प्रेसिडेंट वाली होती है। और प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहा है, तो उसे प्रेसिडेंट वाली ओथ भी लेनी पड़ती है। ये चीजें ठीक है। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो आर्टिकल 70 है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, उसमें बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा अनफोर्सिन इवेंट आ जाए, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाए जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में कभी ऐसी वैकेंसी आ जाए, कुछ ऐसा मतलब कि हो जाए जिसके बारे में हमने संविधान में नहीं लिखा है, तो उसके लिए मतलब कि लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा कि उस वैकेंसी के समय में प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कौन करेगा, उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज कौन करेगा। तो उन्होंने फिर बनाया भी है प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट इन 1969, ठीक है। और इसमें जो पार्लियामेंट है बनाया उसने आर्टिकल 70 में जो उसको पावर्स दी उनको यूज करते हुए, और इसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ऑफिस में वैकेंसी हो जाए, इन केस द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज आल्सो वैकेंट, है ना, तो फिर उनके मतलब कि प्रेसिडेंट फंक्शंस को डिस्चार्ज कौन करेगा? बिल्कुल सही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, और इफ हिज और हर ऑफिस इज आल्सो वैकेंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, तो जो अवेलेबल है वो करेगा प्रेसिडेंट फंक्शंस को डिस्चार्ज। और जब भी कोई बंदा वो राष्ट्रपति की जगह काम कर रहा है, उपराष्ट्रपति है, चाहे चाहे सीजीआई है, चीफ ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज है, वो प्रेसिडेंट तरह एक्ट कर रहा है, उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा है, तो आपको समझना होगा उसके पास सारी वही पावर्स हैं, वही इम्यूनिटीज है जो प्रेसिडेंट के पास है, और वही इमोल्यूमेंट्स हैं जो प्रेसिडेंट के हैं, सब कुछ वही होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट की पावर्स वगैरह पढ़ेंगे। बाकी इस लेक्चर को हम यहीं पर बंद करते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।